Hello class 7th students. I am Pushpesh Kumar, your social science teacher, DAV Birgaon, Phulwari. So students, today we will start here the social science book We and Our World, class 7. And see, first you see here the contents. इन दिस मंथ मीन्स अप्रैल मंथ के अंदर हम लोग यहाँ पे 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस 4 चैप्टर. So first, which one the 4 chapter? First, chapter number first in unit 1, in unit 2 chapter number 9 and 10, and unit 3 the chapter number in unit chapter number 18. Let's start with the first unit, chapter number first. Yes dear students, चैप्टर नंबर फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के घटक, यानी कि एनवायरमेंट जो है हमारा पर्यावरण किन किन चीजों से मिलके बनता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें. तो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या होती है कि एनवायरमेंट इज द ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंडिंग अस. मतलब कि एनवायरमेंट वो सब चीजें हैं जो हमारे आसपास में हमें को देखने को मिलता है. एनवायरमेंट में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, पे अंडरलाइन किया हुआ मैंने. एनवायरमेंट हैज बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स. मतलब एनवायरमेंट जो है नेचुरल भी है और मैन मेड भी है. जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, द फिजिकल एनवायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट. इनको दो भागों में जो है, द नेचुरल एनवायरमेंट कैन बी फर्दर बायोक्रेटेड इनटू टू ग्रुप्स. मतलब दो भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे देखिए फिजिकल में क्या क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, लैंड एंड एयर. एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे देखिए ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स, ये सब चीजें. एंड एनवायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट who satisfy all the requirement needs from both part groups of the environment. मतलब कि मैन यानी कि इंसान ही एक ऐसा जो शख्स है या ऐसे जीव है अर्थ के अंदर जो एनवायरनमेंट से अपनी सारी की जरूरतें, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीजें जो है अपना इस एनवायरनमेंट से कंप्लीट करता है. ओके, उसके अलावा इसको आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. द टॉपिक फोर शेपर ऑफ एनवायरमेंट. मतलब कि ये जो एनवायरमेंट बना हुआ है, ये जो भी हमारा पर्यावरण बना हुआ है, किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है. तो ये 4 चीजें मेनली दिया हुआ है यहाँ पे, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. जो कि जो है इन सब चीजें मिलके बनाता है प्लेनेट को, जिसको हम लोग हमने पृथ्वी माता या माता पृथ्वी ऐसा बोलते हैं हम लोग. सो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ ईच शेपर ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट. यानी कि जो एनवायरमेंट के अंदर में ये जो शेपर है, यानी कि इन 4 चीजों से जो मिलके बना है, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इसको हम लोग वन बाय वन एक बार डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. यस डियर स्टूडेंट्स, लिथोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर को सबसे पहले हम लोग भूभाग यानी कि जमीन से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं. और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर इज द शेपर ऑफ रॉक. द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. यानी कि अर्थ, मान लीजिए जमीन है तो जमीन के नीचे का ये जो एरिया, जो सॉलिड एरिया है, जो पत्थर वत्थर सब होते हैं, रॉक्स जमीन के नीचे, वो सब क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर कहलाता है. Yes, dear students, the lithosphere is about 100 किलोमीटर इन थिकनेस. ये देखिए यहाँ पे कुछ ये जमीन है, मान लीजिए जमीन का जो सरफेस एरिया है, उसके बाद इसके जमीन के नीचे के लगभग लगभग 100 किलोमीटर नीचे, जमीन के नीचे, तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो लिथोस्फेयर कहलाता है. इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, जो रॉक होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो रॉक होती है, जो ऐसे ऐसे रॉक जो रिच होता है सिलिका और एल्युमिनियम में, उसको हम लोग सेल बोलते हैं. और ऐसे रॉक्स जो कि सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है, उसको हम लोग सीमा बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं अबाउट द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो लिथोस्फेयर इज द थिकनेस ऑफ द लैंड, या जो भी रॉक वगैरह एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर. Okay dear students, now we will start here the next
द शेपर एटमोस्फेयर। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो एटमोस्फेयर के बारे में देखिए पढ़ते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमोस्फेयर इज द शेपर ऑफ एयर, मतलब हवाओं का जो शेप होता है वो सब जो है एटमोस्फेयर कहलाता है। लेकिन अभी देखिए इधर क्या लिखा है, द एटमोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस विच फॉर्म अ एनवलप अराउंड द अर्थ। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसों का मिक्सचर होता है जो कि अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास में। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जितने भी गैसेस हैं वो सब, यानी कि जितना एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर जमीन के जो सरफेस एरिया होता है, जमीन का ये जो सतह है, वहां से लगभग लगभग ऊपर जब हम जाएंगे तो 1600 किलोमीटर जब हम लोग ऊपर बादल की तरफ जाते जाएंगे तो वहां तक का पूरा एरिया जो है हमको एटमॉस्फेयर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए और कुछ भी दिया हुआ है, ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर, जितना भी 1600 किलोमीटर का जो आपको दिख रहा है 1600 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर, इसमें से केवल 32 किलोमीटर, यानी कि लगभग थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 32 किलोमीटर तक जाएंगे, इतने में ही जो एटमॉस्फेयर है ये पूरा का पूरा 99% जो है एटमॉस्फेयर ये 32 किलोमीटर के अंदर में ही आ जाता है। तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के कोई भी चेंजेस होता है तो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बहुत ज़्यादा हमको क्या होता है, अफेक्ट करता है हमारे लाइफ को। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड वन, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू द शेपर ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन ओशन, रिवर, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया कहलाता है जिस एरिया में आसपास पूरा पानी ही रहता है। तो पानी इंडिया मतलब अर्थ के अंदर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ओशन यानी कि समुद्र में, रिवर नदियों में, लेक्स जो झील होती हैं, ये सब पूरा जो है वाटर बॉडी जो है अर्थ के अंदर है वो सब क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इसीलिए द प्लेनेट अर्थ इज ऑफ्टन कॉल्ड द वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट। तो याद रखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आता भी है, वाई अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लेनेट और अ ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी बहुत ज्यादा है। क्यों? ये देखिए यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, because the abundance of water it is on surface that water bodies that includes river, lakes, seas and the ocean is cover approx 71% of the अर्थ सरफेस। यानी कि जो पूरा पृथ्वी है वो पूरे पृथ्वी का लगभग लगभग 71% वो जो है वो क्या है, वाटर है। इस वजह से जो है द अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लेनेट और अ ब्लू प्लेनेट। अभी जो वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉट अन नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो पानी का जो बंटवारा है वो अर्थ के, ये जो अर्थ है उसमें बड़ा, ये अगर हम लोग बीच से इसको आधा आधा कर दें तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ये जो है साउथ है और ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ और साउथ में जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है, मतलब एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न मतलब ये नीचे वाला पूरा ये साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है 43% पानी वाला एरिया है बच्चे, याद रखना। एंड नाउ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे यानी कि ऊपर वाला जो ये है वो 57% है। तो आप समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ कम है ऊपर की तरफ ज्यादा है। अभी पानी का पूरा एरिया देखिए तो क्या लिखा हुआ है, हेमिस्फीयर ओशन होल्ड, और पूरे पानी का जितना भी पानी है जिसमें हम लोग बात करते हैं नदी, लेक या जितने भी चीजें हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा ओशन यानी कि समुद्र के अंदर 96.5% वाटर है। और उसके अलावा बाकी का बचा हुआ जो 3.5% है वो सब पानी किसमें है, आइस जो है बर्फ के रूप में है, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर पानी की जमीन के नीचे वाला पानी, उस रिवर और लेक्स, इन सब में पानी जो है इंक्लूड होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर होता क्या है, जैसे ये एक चार्ट दिया हुआ है तो याद रखिएगा ये बायोस्फीयर के बारे में है। और क्या है बायोस्फीयर, हम पहले पढ़ लेते हैं। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द शेपर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑल अदर थ्री शेपर्स ऑफ एनवायरमेंट वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट।
यानी कि हम लोगों ने अभी अभी हमने पढ़ा था बायोस से, हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, और इधर हमने क्या पढ़ा था, लिथोस्फेयर के बारे में। तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, तो ये अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये जो नैरो जोन होता है, नैरो जोन से मतलब ये इसका कुछ हिस्सा, एटमॉस्फेयर का कुछ हिस्सा, बायोस, और उसके बाद में लिथोस्फेयर का कुछ हिस्सा और हाइड्रोस्फेयर का, तो वो एरिया जहाँ पे जीव जंतु रह सकते हैं वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, बायोस्फेयर। देखिए यहाँ पे लिखा है, मोस्ट ऑफ द लिविंग organism like plant, animal and microbes present on the earth are found or on or near the earth's surface and the land, water and the air. Human beings are an important part of the biosphere. They are capable to change it. तो ये वाला जो है ये तीनों शेपर है, यानी कि ये वाला एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तो इन तीनों फेयर का कुछ कुछ हिस्सा मिलके जो है बायोस्फीयर बनता है, जहां पे जीव जंतु रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, हम लोग लास्ट पैराग्राफ के अंदर आ जाते हैं। सो दीज ऑल द फेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ एज वेल एज फॉर द इन ऑल द लिविंग थिंग्स, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट, कानून भी पास किए हैं। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कोई भी जीव जंतु को हम लोग नहीं मार सकते हैं, उसको बचाने के लिए एक्ट पास किया गया है 1972 में। ठीक है, याद रखना इस चीज को। जिसको बायोडाइवर्सिटी अंडर द एक्ट, मतलब इसके द्वारा हम लोग हंटिंग नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है, रोकथाम है उसका। उसको वायलेंट करने पे पनिशबल क्राइम माना जाता है। और इस तरीके से ओनली द ड्यूटी द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द प्रीवर्ड वाइल्ड लाइफ बट ऑल द अस आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि गवर्नमेंट बस की ड्यूटी नहीं है इन सब चीजों को बचा के रखना, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग जो है ये जितने भी हमारे कंपोनेंट है एनवायरमेंट के, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, और एक था एटमोस्फेयर, इन सब को बचा के रखना है, गवर्नमेंट का नहीं, ये हम लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इस तरीके से नाउ दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, वी हैव टू कंप्लीट ऑल द समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर को आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़िए डियर स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इसमें हम लोग इसके, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, इसमें कौन सा आंसर सही है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, और ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सब चीज, और इसके आंसर्स जो हैं मैं आपके बुक में ही निशान लगा दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आंसर है। तो इस चीज को आप लोग ये पूरा अच्छे से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड ऑल द डिटेल चैप्टर इन द केयरफुल, अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।